Hello everyone, welcome on my channel Amit Chemistry World. So today we will study chapter 12 Lightning of class 8. आज जानेंगे हम लाइटनिंग के बारे में। ये क्लास 8 का चैप्टर 12 है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लाइटनिंग के बारे में। देखिए लाइटनिंग क्या है। लाइटनिंग जिसको तड़ित भी बोलते हैं, जो कि बादलों में एक बिजली जैसी उत्पन्न होती है, वही है लाइटनिंग। इसके लिए डेफिनेशन देखेंगे तो लाइटनिंग इज ए लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक स्पार्क। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द क्लाउड्स। लाइटनिंग जो है एक बड़े स्केल का इलेक्ट्रिक स्पार्क है, यानी विद्युत की चिंगारी है। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द क्लाउड्स, जो कि बादलों में आवेश इकट्ठा होने के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि बादलों में आवेश के इकट्ठा होने के कारण एक इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न होता है, जिसको लाइटनिंग कहते हैं। नेक्स्ट नोट है लाइटनिंग एंड द स्पार्क प्रोड्यूस्ड बाय क्लॉस आर द सेम टाइप ऑफ phenomenon. This was discovered by the American scientist Benjamin Franklin. लाइटनिंग और जो कपड़ों में स्पार्क उत्पन्न होता है, जैसे कि ऊनी कपड़े हैं, उनमें क्या है, एक चिंगारी जैसी उत्पन्न होती है। वो वाली जो फिनोमिनॉन है यानी घटना है, और लाइटनिंग की जो घटना है, दोनों सेम है। इसके बारे में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। आगे बात करेंगे हम चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या है। देखिए चार्ज यानी आवेश। चार्ज होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज कॉल्ड चार्ज। यानी कि किसी सब्सटेंस का वह गुण जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी कि किसी पदार्थ के द्वारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, ये गुण ही क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का गुण क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। चार्ज जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। देखिए अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कौन कौन से हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन ए सब्सटेंस ड्यू टू ए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ए पॉजिटिव चार्ज। यानी किसी पदार्थ पर जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, तो उसके कारण जो चार्ज उत्पन्न होता है उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एटम की अगर स्ट्रक्चर देखें हम इस प्रकार से, तो उसके सेंटर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी प्रोटॉन पाए जाएंगे। जैसे कि यदि हम किसी एटम की स्ट्रक्चर देखें तो इसके सेंटर में, यानी जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। ठीक है, यानी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, और इसके चारों ओर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे।
जिन्हें ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन जो होंगे वो सेंटर में पाए जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जिन पर धनावेश होगा। इसके साथ साथ ही न्यूट्रॉन भी पाए जाएंगे जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल होंगे। तो जब प्रोटॉन्स अधिक होंगे इसमें, तो उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज अधिक होगा और इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसीलिए इसमें बताया है यदि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है किसी सब्सटेंस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो माइनस चार्ज भी क्या होगा, कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसलिए उस पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। दूसरा है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होगा द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन ए सब्सटेंस ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ए नेगेटिव चार्ज। यानी किसी सब्सटेंस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यदि अधिकता हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे किसी पदार्थ पर तो उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज ही प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स पर। आगे देखिए, एक नोट है, लाइक चार्जेस यानी कि सेम जो चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को, एंड अनलाइक चार्जेस जो कि अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं किसी दो ऑब्जेक्ट पर, तो ये सेम चार्जेस हैं, यानी कि लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे हैं दोनों, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। यदि इनको हम पास लाएं दोनों चार्जेस को, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि रिपेल होंगे। जबकि इसके विपरीत यदि अपोजिट चार्जेस हों, जैसे कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं। तो सेम चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे और अनलाइक चार्जेस जो होंगे, यानी कि जो सेम नहीं होंगे, वो एक दूसरे के पास आएंगे। नेक्स्ट है अर्थिंग। इसको भूसंपर्कण भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इनटू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से चार्ज का निकलकर अर्थ में चला जाना, यानी किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज का अर्थ में ट्रांसफ़र होना ही अर्थिंग कहलाता है। जैसे कि ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, यानी इस पर चार्ज प्रेजेंट है, तो यदि ये ज़मीन से टच है तो इससे चार्ज निकलकर ज़मीन के अंदर चला जाएगा। यानी जैसे कि हम इससे बिजली का तार टच कराएं तो इसमें से वो बिजली होते हुए कहाँ चली जाएगी, ज़मीन के अंदर चली जाएगी। ऐसे ही किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से चार्ज का निकलकर ज़मीन में चला जाना, अर्थ में चला जाना क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट एक नोट है, व्हेन वी रब टू बलून्स विद ए वूलन क्लॉथ एंड हैंग देम ए शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट दे रिपेल ईच अदर बिकॉज बोथ बलून्स कैरी द सेम लाइक चार्ज। ये कह रहा है कि एक बलून है और एक दूसरा बलून है,
इन दोनों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ने पर, जैसे ही हम रब करेंगे किसी ऊनी कपड़े से दोनों बलून्स को, तो जब इनको पास लाया जाता है तो ये दोनों बलून्स एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपेल होते हैं। इसका मतलब है कि दोनों बलून्स पर एक ही प्रकार का चार्ज इकट्ठा हो गया है, यानी इस पर यदि पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इस पर भी पॉजिटिव ही चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे से रिपेल होते हैं। लेकिन हाउएवर व्हेन ए चार्ज्ड बलून इज ब्रॉट नियर ए चार्ज्ड रिफिल दे अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज द बलून एंड द रिफिल कैरी अनलाइक अपोजिट चार्जेस। लेकिन जैसे ही इस चार्ज्ड बलून को किसी चार्ज रिफिल के पास ले जाया जाता है, मान लो ये बलून है, इसको हम किसी चार्ज रिफिल के पास ले जा रहे हैं, तो ये उस रिफिल से अट्रैक्ट होता है, यानी आकर्षित होने लगता है और चिपक जाता है। इसका मतलब है कि इस रिफिल के ऊपर कोई अनसेम चार्ज प्रेजेंट है। मान लो इस पर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तभी तो ये रिफिल से आके अट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने अभी बताया था सेम जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और अनसेम जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे के पास आएंगे, यानी एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हाउ इज लाइटनिंग प्रोड्यूस, इस प्रकार से भी इसको पूछ सकता है। देखिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म एयर currents move rapidly upward while water droplets fall rapidly downwards। जब थंडर स्टॉर्म तूफान, आंधी तूफान जो बनते हैं, तो उस टाइम पर करंट जो है रैपिडली अपवर्ड मूव हो जाता है और एयर भी तेज़ी से ऊपर जाने लगती है, जिसके कारण वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, उस टाइम पर ही वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आती हैं पृथ्वी पर, धरती पे। दीज वाइग्रस मूवमेंट कॉज द सेपरेशन ऑफ चार्जेस। इस टाइम पर चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, यानी चार्ज बढ़ जाता है। पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड। इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए जब आंधी तूफान बनते हैं तो उस टाइम पर इस प्रकार से चार्ज जो है वो एक बादल में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले बादल पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे वाले बादल पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और नीचे ज़मीन पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अब ये चार्ज इकट्ठा होने के कारण जब ये चार्ज आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो उसके कारण एक विद्युत की चिंगारी उत्पन्न होती है इस प्रकार से, जो ज़मीन पे आके गिरती है, ठीक है, और इस तरह से लाइटनिंग होती है। ये लाइटनिंग की प्रोसेस है। अब देखिए आगे नोट, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स, ये वाली जो प्रोसेस है इसमें दो या दो से अधिक बादलों के बीच होगी ये प्रोसेस, यानी कि जो चार्ज इकट्ठा हो रहा है बादलों में वो दो या दो से अधिक बादलों के बीच होता है, ठीक है, और अर्थ के बीच होगा। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के दौरान क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या क्या बचाव के उपाय हैं। देखिए फर्स्ट है डू नॉट स्टे इन एन ओपन एरिया, यानी कि खुले स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। गो टू ए सेफ प्लेस
एज सून एज यू हीयर थंडर, जैसे ही थंडर की आवाज़ सुनाई दे, लाइटनिंग की आवाज़ सुनाई दे, हमें किसी सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए। थर्ड है आफ्टर हियरिंग द लॉस्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम्स बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। जब तक कि लाइटनिंग की आवाज़ बंद ना हो, थंडर की आवाज़ बंद ना हो, तब तक बाहर नहीं आना चाहिए और थंडर की आवाज़ सुनने के बाद भी कुछ टाइम बाद ही बाहर निकलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर देखिए, दिस इज ए डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है वो एक डिवाइस है जो कि प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग्स को फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग के इफ़ेक्ट से, यानी कि जो लाइटनिंग है, तड़ित है, उसके प्रभाव से बचाने में जो हेल्प करता है उस डिवाइस को लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग है, इसमें एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ होगा, ये लग रहा इस प्रकार से, और ये इससे होता हुआ नीचे ज़मीन तक जुड़ा हुआ होगा। जैसे ही लाइटनिंग होगी तो वो इस पर आकर अट्रैक्ट होगी और इससे होते हुए वो लाइट कंप्लीट कहाँ चली जाएगी, ज़मीन के अंदर चली जाएगी। ठीक है। अब आगे देखिए अर्थक्वेक के बारे में देखते हैं। द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। अर्थ की सरफेस का शेक करना यानी हिलना क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। ऑन अक्टूबर 8, 2005 ए मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया इन उरी एंड तंगधार ऑफ नॉर्थर्न कश्मीर। 8 अक्टूबर 2005 को एक बड़ा अर्थक्वेक आया था इंडिया में उरी एंड तंगधार, जो कि नॉर्थर्न कश्मीर में प्रेजेंट है वहाँ पर। बिफोर दिस ऑन जनवरी 26, 2001 एन अर्थक्वेक अकर्ड इन द भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इससे पहले 26 जनवरी 2001 को एक अर्थक्वेक आया था भुज डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट नोट है अर्थक्वेक्स अकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंसेज डीप विद इन द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट की डेफिनेशन देखिए, द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। अर्थ की जो अपरमोस्ट लेयर है यानी ऊपरी वाली लेयर है उसको ही क्रस्ट बोलते हैं। नेम ऑफ द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। अब बात करेंगे जहाँ पर भूकंप आने की सबसे अधिक संभावना है वो कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से एरिया हैं। कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, जो कि राजस्थान में, इन राजस्थान, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, सिंध गंगा प्लेन्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को माप, इसमें पूछ रहा है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापने वाला उपकरण कौन सा है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो सीस्मोग्राफ है। आगे देखिए नोट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक्स पावर इज एक्सप्रेस्ड ऑन द रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक्स विद ए मैग्नीट्यूड हायर देन 7 आर कंसिडर्ड डिस्ट्रक्टिव।
जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसकी जो पावर है उसे एक्सप्रेस्ड किया जाता है ऑन द रिक्टर स्केल के ऊपर दर्शाया जाता है अर्थक्वेक की पावर को। अर्थक्वेक की पावर 7 से ऊपर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 7 से अधिक है, तो यह बड़े भूकंप को दर्शाता है। आगे है प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक से किस प्रकार बचा जा सकता है, ठीक है। एंड व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप, तो देखिए ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थक्वेक यानी अर्थक्वेक से किस प्रकार बचा जा सकता है, और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी बता देते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज और नॉट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोस्कोप, यानी ऐसा डिवाइस जो कि डिटेक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, इसके बारे में जो डिवाइस पता लगाता है उसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ये इसके कंप्लीट नोट्स हैं, इनको आप याद कर लें। आगे मिलेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर के साथ, 13 चैप्टर लाइट के साथ। तब तक के लिए इनको पढ़िए अच्छे से और इनको कंप्लीट याद कर लीजिए। कुछ ही दिनों में हम इनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाएंगे। तब तक के लिए इन्हें पढ़िए, ठीक है।